Hello everyone, welcome to part second of life process, class 10th. Okay, so today we are going to start our part second. तो अगर मैं part first की बात करूँ तो that day we had completed till here. ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख ले और फिर सेकंड से वो कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, और जो ये बीच में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी की, ये हम लोग कवर करेंगे लास्ट में, या फिर मैं बीच में इसके वीडियोस भी अपलोड करते रहूंगी. बट फ्रॉम टुडे और अभी के लिए हम ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जाएंगे और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, है ना. तो हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा. ठीक है, हम लोग कोई भी एक्टिविटी, किसी भी चीज को विदाउट एनर्जी के नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और तुरंत कोई भी मतलब एनर्जी, हमने कुछ खाया है और तुरंत ही हम कोई चीज, कोई और एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. तो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अब हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो हमारी बॉडी को जिंदा रख सकें, ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन आवर बॉडी. तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में, या फिर प्रोटीन, फैट हो गया है ना, या एनर्जी होगी, इन सब के सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है. और वो न्यूट्रिशन किस मटेरियल से आता है और कैसे आता है, ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा. ओके, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट. अब हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ना. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन सकता है न्यूट्रिशन के चैप्टर में कि व्हाट इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा है वो फूड जो हम खा रहे हैं. ओके, second thing, how do living things, sorry, how do living things get their food. तो लिविंग थिंग्स को उनका खाना कैसे मिलता है. अब द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. अब देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, वहाँ उनके लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी है ना. और जो कि हमें मतलब एनर्जी किसी मिनरल से, किसी प्रोटीन से, किसी कार्बोहाइड्रेट से, ऐसे सब्सटेंस से मिलती है. तो लेकिन ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को मिलती है. कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमें मिल रही है सेम वे में वैसे किसी और ऑर्गेनिज्म को भी मिले. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं और उसी को खाते हैं, और उससे ही उनको एनर्जी मिलती है. लाइक प्लांट्स, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो बहुत ही जो उनका फूड का मटेरियल होता है ना, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल होता है. वो एक इनऑर्गेनिक सोर्सेस से अपना खाना बनाते हैं. तो इनऑर्गेनिक सोर्सेस में क्या आ गया, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हमें यहाँ पे ये चीज बिल्कुल याद रखनी है कि जो प्लांट्स हैं वो किससे अपना खाना बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, जो कि एक इनऑर्गेनिक सोर्स है. ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. नाउ यू ऑलवेज से कि हम भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं, है ना. हम भी रोटी, सब्जी, दाल, चावल मम्मा बनाती है, हम खाते हैं. सो वी आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स. बट नो, इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे. बट फर्दर अभी समझो आप कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो बेसिकली सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि हमारे ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन सी चीजें होती हैं. ठीक है, तो आपको लिखना है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी ऑटोट्रॉफ्स. ओके,
सो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं खाने को बनाने के लिए, एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ना जो हमारे, वो सिंपलर वंस में मतलब हमारी बॉडी उनको ब्रेक डाउन करती है जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत प्यारी प्रोसेस है। ये न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आई मीन लाइफ प्रोसेस में। तो उस एनर्जी को उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, कुछ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसे हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। और उस बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं, मतलब हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और वो एंजाइम हमारा बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है ये भी समझेंगे। अभी सिंपल लैंग्वेज में जस्ट आपको समझना है कि जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि हमारी बॉडी में वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाए और हमें उससे एनर्जी मिल सके, ठीक है। दस द हेट्रोट्रोप्स। अब हेट्रोट्रोप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। अब इस लाइन का ये मतलब है कि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स से। ऑटोट्रॉप्स पे कैसे डिपेंड करता है, लाइक हमारी बॉडी जो भी खाना खाती है वो कहाँ से आ रही है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑटोट्रॉप्स से ही प्रोवाइड हो रही है, तभी हमें वो खाना मिल पा रहा है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, एनिमल्स और फंजाई। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या कार्बन की ज़रूरत होती है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को, वो उन्हें कहाँ से मिलता है। अभी हमने पढ़ा ना पहले कि जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो खाना कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना लेते हैं सिंपली, है ना, वाटर से मिलके। तो वो जो खाना बनाते हैं उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substance from outside and convert them into stored form of energy, ठीक है, stored form of energy में convert करते हैं। this material is taken from carbon dioxide and water which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। और ये एनर्जी उसके बाद कहाँ पे कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू हम उसको ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर, आप शुगर कह सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिलहाल आप इतना समझो कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं, हम मतलब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो प्लांट्स का फूड होता है एक तरह से, ठीक है। अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स तुरंत नहीं यूज करते हैं वो एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है and serve as an internal energy reserves to be used as when required by plants। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होके हम उन्हें तभी यूज करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, हम मतलब प्लांट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। सो हम उन्हें तब यूज करते हैं। Somewhat similar situation is seen in us where some of energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो जो प्लांट होता है, लिसन केयरफुली, जो प्लांट्स है ना वो क्या करते हैं, वो अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और जो
ह्यूमन्स है ना, वो अपना खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे याद रखें हमेशा, ठीक है, कि प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में और ह्यूमन ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं। अब ये रही हमारी प्यारी सी वो रिएक्शन जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़ने के पहले पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, डू यू गाइस गेट इट ऑल और नॉट? इफ नॉट, you have to just revise it again and again. Okay, here this is the reaction which we have to learn, understand very clearly because it is very important. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये इवेंट कैसे होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है पूरा, यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये 6CO2 12H2O जो है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसको ऐड करके, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हम ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस 6H2O और वाटर हमें मिलता है। अब इसमें तीन चार इवेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना है इस प्रोसेस में। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, प्लीज डोंट गेट फॉरगेट एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी मतलब क्या, केमिकल एनर्जी यही होता है हमारा, ये ग्लूकोज, ये केमिकल ही तो है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और वाटर, सो इट कैन बी टर्म्ड एज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी का, जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में स्प्लिट हो जाते हैं, और जो हमारा मतलब ओवरऑल जो एनर्जी बन रहा है वो मिल रही है, वो हमें ग्लूकोज और 6H2O मिल रहा है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारी, ये देखो हियर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका रिडक्शन हो जा रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, ये रिएक्शन हम याद करेंगे, डोंट गेट वरी। अब ये तीन स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू, फिर कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो दीज स्टेप्स आर नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। तो ये ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक इमीडिएटली होता रहे ऐसा, ये सारे स्टेप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स के प्लांट की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो जो डेजर्ट का प्लांट होता है बेसिकली वो क्या करता है रात के समय, ठीक है, रात के समय जो प्लांट होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में, ठीक है, और मॉर्निंग में वो एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्सॉर्ब करके जो है अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, ठीक है। अब वो रात में क्यों करती है, देखो जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो फोटोसिंथेसिस की बेसिकली प्रोसेस होती है उसको करने के लिए लीव्स में, ये जो हमारी लीफ है इसमें ना स्टोमेटा होता लीव्स में। जब हम लीफ का क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं, है ना, क्रॉस कट करके देखते हैं तो हमें उसमें स्टोमेटा नजर आएगा। तो स्टोमेटा में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में हमारी क्लोरोफिल्स होती हैं, ठीक है।
अगर स्टोमेटा दिन में ओपन हो जाता है तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा और बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा डेजर्ट में, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना डेजर्ट के, वो रात में स्टोमेटा के पोर्स को ओपन करते हैं जब गर्मी कम होती है, और उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर मॉर्निंग में वो उसे यूज करते हैं खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सारी रिएक्शन ना कैसे होती है और मतलब कैसे इम्पोर्टेंट है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द above रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे इम्पोर्टेंट है ये सारे कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। दीज ग्रीन डॉट्स आर cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये छोटे 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 ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इनके अंदर हमारा क्लोरोफिल ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, ठीक है। गार्ड सेल में क्लोरो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ऐसे ही हमारा फूड बनता है, ठीक है। चलो अब ये एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी ये हम करने स्टार्च टेस्ट मतलब हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखना ये ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यू गाइस हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम हेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च टेस्ट के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो हम सबसे पहले देख रहे हैं वो यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट ऑफ वेरीजेटेड लीव्स। वेरीजेटेड लीव्स जानते हो कैसी होती है? ऐसी लीव्स होती है ये वाली ना, जिसमें आधी लीव्स डिफरेंट कलर की होती है और आधी डिफरेंट कलर की, उन्हें कहते हैं वेरीजेटेड लीव्स। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट की लीव ले लो या फिर क्रोटॉन्स की ले लो। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days so that they that all the starch get used up। अभी कह रहा है कि उसको डार्क रूम में रख दो। डार्क रूम में रखने से क्या होगा, वहां पे उसे सनलाइट तो मिलेगी नहीं, तो उसका सारा खाना खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च वही तो होता है ना जो प्लांट स्टोर करते हैं अपना फूड, कि जब उन्हें वो खाना नहीं बना पाएंगे उस टाइम पे उन्हें वो एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे। तो जब आप प्लांट को किसी डार्क रूम में रख दोगे, है ना, तो फिर वो स्टार्च को यूज करके खाना बनाएंगे। तो जब उनके पास ये स्टार्च यूज अप हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, तो फिर हम प्लांट को फिर से रख देंगे 6 आवर्स के लिए, कहाँ पे, सनलाइट में, ठीक है। फिर प्लग का लीफ। अब हम एक पत्ती को तोड़ लेंगे वहां से, एक लीफ को। मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब हम ग्रीन एरिया को मार्क कर लेंगे, जो यहाँ पे ग्रीन एरिया है ना, इसको मार्क कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि हमें पता चले आगे एक्टिविटी में हम गेस कर पाए कि हमने इसे क्यों मार्क किया था और यहाँ पे क्या वजह है, ठीक है। डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब फिर बॉइलिंग वाटर में इस लीफ को हमें रख देना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद एक बीकर लो, बीकर मतलब एक बर्तन लोगे जिसमें अल्कोहल होगा, ठीक है। और इस अल्कोहल में ही आप लीफ को, जो आपके पास लीफ है ना, उसको डिप कर दोगे। Okay, got it or not? Carefully place above carefully place the above beaker in the water bath। अब एक वाटर बाथ मतलब एक यूटेंसिल जो कि हॉट, जिसमें कि हॉट वाटर हो या फिर उसको गर्म करते हुए, है ना, पानी यूटेंसिल में पानी लोगे जो गर्म हो रहा हो, हीट हो रहा हो, उसके ऊपर में आप वो बीकर लोगे जिसमें अल्कोहल रखा हो और अल्कोहल को बॉईल करोगे और वो लीफ रखोगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, लीफ के साथ क्या होगा, लीफ का जो कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा और जो वाटर का कलर हो जाएगा ना, सोल्यूशन का कलर हो जाएगा,
वो भी चेंज हो जाएगा। जो सोल्यूशन का कलर है वो लीफ के कलर में आ जाएगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा, और जो लीफ का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्लूइश या है ना ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाएगा। तो नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब डाइल्यूट सोल्यूशन में रखो आयोडीन के कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद देखो मतलब सोल्यूशन से निकालने के बाद में लीफ का देखो तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, और वाटर का भी कलर, सॉरी अल्कोहल का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ इसी उस जो आपने मार्क की होगी ना, लीफ ट्रेस किया हुआ जो एरिया, सिर्फ उसका ही कलर चेंज होगा, पूरी लीफ का कलर कभी भी नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होगा पूरी लीफ का कलर। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सिर्फ ये रीजन है कि उसी पार्ट पे सिर्फ आपका स्टार्च अवेलेबल था। वही पार्ट जो ग्रीन वाला है ना, यहीं पे स्टार्च था, इसीलिए इसका ही कलर चेंज होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल कितना इम्पोर्टेंट है फूड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कैसे क्लोरोफिल का यूज होता है ना। हमारी हमारा सबसे बड़ा डाउट ये था ना कि क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब स्टार्च वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन आता है। सो ओवरऑल इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा खाना भी सिर्फ वही बनेगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में लीफ का कलर वहीं पे चेंज होता है जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, और वो अल्कोहलिश है ना ब्राउनिश ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है, और जो वाटर कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी सर्च करो और मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।